Hello students, welcome back. How participants saw the movement? तो ये पार्टिसिपेंट लोग इस आंदोलन को कैसे देखे? Let us now look at the different social groups that participated in the civil disobedient movement. तो अब ये हम देखेंगे कि कैसे विभिन्न समुदाय के लोग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुए थे. वाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट? और इस आंदोलन में वे क्यों ज्वाइन हुए थे, क्यों शामिल हुए थे? व्हाट वर देयर आइडियल्स? उनके आदर्श क्या थे? व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम? तो उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग पार्टिसिपेट हुए थे. लेट्स नो वन बाय वन. इन कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़, तो जो विलेज एरिया में, गांव में जो धनी किसान थे, रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ थी, लाइक द पटीदार्स ऑफ गुजरात, गुजरात के पटीदार्स, एंड द जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश. तो ये रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज़ थी. गुजरात में पटीदार्स और उत्तर प्रदेश में जट्स वर एक्टिव इन द मूवमेंट. तो ये लोग इस आंदोलन में सक्रिय थे. बीइंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, तो ये लोग व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करते थे. दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन. तो ट्रेड डिप्रेशन की वजह से ये काफ़ी प्रभावित थे. द फॉलिंग प्राइजेस, उनके फसलों का मूल्य कम हो गया था. एज देयर कैश इनकम डिसअपेयर्ड, और उनको जो नगद पैसा मिलता था वो कम हो गया था क्योंकि उनके फसलों का दाम कम हो गया था कमर्शियल क्रॉप्स की. दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट्स रिवेन्यू डिमांड, और ये लोग गवर्नमेंट्स के द्वारा जो रिवेन्यू तय किया गया था उसको अदा करने में भी ये अपने आप को असफल पाते थे. एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड रिसेंटमेंट. तो एंड द रिफ्यूजल ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रिवेन्यू डिमांड, और गवर्नमेंट ने ये मना कर दिया कि भाई रिवेन्यू डिमांड को कम नहीं किया जाएगा. इससे और ज़्यादा लोगों के बीच में गुस्सा फैल गया. दीज रिच पीजेंट्स बिकेम इंथुजियास्टिक सपोर्टर्स ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन के ये जो रिच पीजेंट थे ये काफ़ी उत्साहपूर्वक इस आंदोलन का समर्थन किया. ऑर्गेनाइजिंग देयर कम्युनिटीज़, अपने समुदायों को संगठित किए. एंड एट टाइम्स फोर्सिंग रिलुक्टेंट मेंबर्स, तो जो अनिच्छुक लोग थे उनको भी बाध्य किया गया इसमें शामिल होने के लिए इन कम्युनिटीज़ के द्वारा. टू पार्टिसिपेट इन द बाइकॉट प्रोग्राम्स, तो बाइकॉट प्रोग्राम, बहिष्कार आंदोलन में शामिल हो, इसके लिए भी बाध्य किया गया निश्चित लोगों को इन कम्युनिटीज़ के द्वारा. फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रिवेन्यू. तो इन रिच पीजेंट्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था? फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज, तो स्वराज के लिए लड़ाई से मतलब था स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रिवेन्यू. तो इनके लिए अगर रिवेन्यू कम हो जाए तो समझो इनको स्वराज मिल गया. तो ये हाई रिवेन्यू के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे. अगर रिवेन्यू कम कर दिया जाता तो इनको स्वराज मिल जाता. तो ये स्वराज का इनके लिए ये मतलब था. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931 विदाउट द रिवेन्यू रेट्स बीइंग रिवाइज्ड. तो जब ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए, निराश हुए, जब ये 1931 में आंदोलन वापस ले लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बिना किसी रिवेन्यू रेट के रिवाइज हुए, मीन्स रिवेन्यू रेट कम नहीं किया गया. सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मैनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट. तो इसलिए जब 1932 में आंदोलन को पुनः प्रारंभ किया गया तो बहुत सारे जो रिच पीजेंट थे वो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट नहीं हुए क्योंकि उनका हित नहीं पूर्ण हुआ.
जो चाहते थे रेवेन्यू कम कराने के लिए, क्योंकि उनके लिए वही स्वराज था। The poorer peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand. The poorer peasantry, जो गरीब किसान थे, were not just interested in the lowering of the revenue demand. तो सभी लोग इसमें ही revenue demand कम होने में इंटरेस्टेड नहीं थे। Many of them were small tenants. कुछ लोग स्मॉल टीनेंट थे, काफ़ी छोटे किसान थे। कल्टिवेटिंग लैंड बाई लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंडलॉर्ड। ये जो टीनेंट्स लोग जो है, जो लैंडलॉर्ड जमींदारों से ज़मीन रेंट पे लेकर के, पट्टे पे लेकर के खेती करते थे और उस ज़मीन का लैंडलॉर्ड को भाड़ा चुकाते थे। तो इनके लिए वही भाड़ा माफ़ कर दिया जाए, वही स्वराज है टीनेंट्स के लिए। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूज, तो जब ये डिप्रेशन चलता रहा, आर्थिक तंगी चलती रही, एंड केस इनकम डिंडल्ड, और केस इनकम लोगों का कम हो गया था। द स्मॉल टीनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट्स। तो जो छोटे टीनेंट्स थे, स्मॉल फार्मर थे, वो लैंडलॉर्डों को कर देने से उनको प्रॉब्लम होती थी, मीन्स चुकाने में असफल होते थे, समस्याएं होती थी। दे वांटेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। तो वो चाहते थे कि लैंडलॉर्ड को कर देना ना पड़े, ये जो अनपेड रेंट, बिना मतलब उनको ये टैक्स ना चुकाना पड़े, कर ना चुकाना पड़े, माफ़ कर दिया जाए। दे जॉइंड ए वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, ये लोग कई सारे रेडिकल्स आंदोलनों में शामिल हुए। ऑफन लेड बाय सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, तो प्रायः ये आंदोलन सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट के द्वारा चलाया गया। अप्रीहेंसिव ऑफ राइजिंग इशूज़ डेट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स। तो इस तरह से इनके आंदोलनों से ये रिच पीजेंट्स और लैंडलॉर्ड काफ़ी अपसेट थे। द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस। तो जो ये नो रेंट कैंपेन विभिन्न स्थानों पे चलाया जा रहा था टीनेंट्स के द्वारा, तो कांग्रेस भी इसके समर्थन में अनविलिंग थी, अनिच्छुक थी, क्योंकि वो रिच पीजेंट से, रिच फार्मर से वो दुश्मनी नहीं करना चाहती थी, मीन्स उनका समर्थन खोना नहीं चाहती थी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। इसलिए ये पुअर पीजेंट्स और कांग्रेस के बीच में बहुत अच्छा संबंध नहीं बना हुआ था। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस, और बिजनेस क्लासेस के बारे में क्या था, स्वराज का क्या मतलब था, कैसे पार्टिसिपेट हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, तो इनके संदर्भ में सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का क्या मतलब था, कैसे रिलेट हुए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान जो भारतीय व्यापारी थे, मर्चेंट थे और उद्योगपति थे, उनको काफ़ी प्रॉफिट हुआ था और पावरफुल हो चुके थे, जो आप चैप्टर 5 में देखेंगे। कीन ऑन एक्सपांडिंग देयर बिजनेस, ये अपने व्यापार को बढ़ाने में काफ़ी उत्सुक थे, कीन थे। दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल पॉलिसीज़, ये लोग कॉलोनियल पॉलिसीज़ का विरोध कर रहे थे कि जो उनके व्यापार को फलने फूलने नहीं देता था। डेट रेस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़, तो वो कॉलोनीज पॉलिसीज़ का विरोध करते थे जो इनके बिजनेस में रिस्ट्रिक्शन पैदा करती थी, बाधा डालती थी। दे वांटेड प्रोडक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स, ये प्रोडक्शन चाहते थे अगेंस्ट इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, जो विदेशी वस्तुएं आती थी उससे प्रोडक्शन हो, मीन्स उस पर बैन लगाया जाए। एंड ए रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो डेट वुड डिस्करेज इम्पोर्ट्स, और ये जो रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो था जो कि डिस्करेज करता था इम्पोर्ट्स को। टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट, तो ये बिजनेस इंटरेस्ट को to organize business interests, they formed the Indian Industrial and Commercial
कांग्रेस इन 1920। तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट लोग जो है इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस को फाउंड किया 1920 में, एंड फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इन 1927 में। तो 1927 में FICCI मीन्स फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसको फॉर्म किया, स्टैब्लिश किया, लेड बाई प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक तो इसके किसकी अगुवाई में? ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे लाइक पुरुषोत्तम दास ठाकुर, इनकी लीडरशिप में, एंड GD बिरला, ये इनकी अगुवाई में ऑर्गेनाइज किया गया। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल लोग किस पे अटैक किए? कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। तो जो भारत की अर्थव्यवस्था कॉलोनियल गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, इसका विरोध कर रहे थे। एंड सपोर्टेड द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट व्हेन इट वाज फर्स्ट लॉन्च। तो जब पहली बार इस आंदोलन का प्रारंभ किया गया तो ये लोग इसका समर्थन किए। दे गेव फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफ्यूज टू बाई आर सेल इम्पोर्टेड गुड्स। तो ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस भी किए, आर्थिक रूप से मदद किए, और ये किसी भी विदेशी वस्तु को जो इंपोर्टेड की गई है विदेशों से, उसको खरीदने और बेचने से मना किए। मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो ज़्यादातर जो बिजनेसमैन लोग थे, स्वराज का मतलब यही निकालते थे कि जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन है, जो इम्पीरियल रिस्ट्रिक्शन है बिजनेस पर, अब ये नहीं रहेगा, सब खुल करके व्यापार करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर कोई दबाव नहीं रहेगा, यही उनके लिए स्वराज था। तो मोस्ट बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज ए टाइम। तो स्वराज वो समय है व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस, तो जो कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन है बिजनेस पर, वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अब ये ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, मीन्स नहीं रहेगा। एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कॉन्स्ट्रेंट्स, तो बिना किसी बाधा के जो है ये उद्योग और व्यापार फले फूलेगा। बट आफ्टर द फेल्योर ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, लेकिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक। तो बिजनेस जो ग्रुप्स अब ये लंबे समय तक इतने उत्साहित नहीं हुए कि ये इस आंदोलन में पार्टिसिपेट होने के लिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो था, जो इनका बिजनेस फ्लोरिश हो, ऐसा नहीं हो सका। दे वर अप्रीहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस। तो ये लोग काफ़ी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ और उनके बिजनेस में जो लगातार डिस्ट्रप्शन हो रहा था, उससे काफ़ी ये परेशान थे। एज वेल ऑफ द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अगेंस्ट द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, एज वेल एज of the growing influence of the socialism amongst the younger member of the कांग्रेस। और ये जो सोशलिज्म का जो विस्तार हो रहा था, इसका प्रभाव जो पड़ रहा था, जो कि कांग्रेस का यंगर मेंबर्स था, इससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंट इन लार्ज नंबर। तो इस तरह से जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस थे, जो बिजनेसमैन लोग थे, ये सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में लंबे समय तक शामिल नहीं हुए, मीन्स ज़्यादा नंबर में पार्टिसिपेटेड नहीं हुए। द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन, खाली नागपुर रीजन के इंडस्ट्रियलिस्ट को छोड़ करके, मीन्स ये लोग नागपुर के लोग शामिल हुए थे। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस, तो जैसे ये इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के नज़दीक आए, वर्कर स्टेड अलूफ, तो वर्कर ग्रुप लोग भाग गए।
पीछे हट गए। मीन्स इंडस्ट्रियलिस्ट का अगर गवर्नमेंट ये कांग्रेस सपोर्ट करेंगी तो कहीं ना कहीं वर्कर्स का हित संभव नहीं है। बट इन स्पाइट ऑफ डैट, लेकिन इसके अलावा भी सम वर्कर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट्स। सम वर्कर डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। फिर भी कुछ वर्कर्स ने इस आंदोलन में शामिल हुए, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम। कुछ लोग गांधी प्रोग्राम को अडॉप्टेड किए, लाइक बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट्स अगेंस्ट लो वेज। और ये लो वेज के खिलाफ, जो कम मजदूरी के खिलाफ भी ये लोग आंदोलन किए। एंड पुअर वर्किंग कंडीशन, जो कार्य करने की सही स्थिति नहीं थी, इसका भी विरोध किया गया। देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 में रेलवे वर्कर्स के द्वारा स्ट्राइक किया गया। एंड डॉक वर्कर्स इन 1932, डॉक वर्कर्स 1932 में स्ट्राइक किए। इन 1930 थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स इन छोटा नागपुर टिन माइंस और गांधी कैब्स। तो 1930 में हज़ारों वर्कर्स छोटा नागपुर टिन माइंस में जो है ये गांधी जी की टोपी पहने एंड पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट रैलीज, और जो विरोध के लिए जो रैलियां हो रही थी उसमें भाग लिए। एंड बाइकआउट कैंपेन्स, और इस कैंपेन्स में शामिल हुए, बाइकआउट किए। बट द कांग्रेस वाज रिलक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स, लेकिन कांग्रेस लोग ये इच्छुक नहीं थे इनकी डिमांड्स को रखने के लिए, डिमांड्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। लेकिन वर्कर्स की जो डिमांडें थी, कांग्रेस के लोग ये इच्छुक नहीं थे कि उनकी भी डिमांडें इसमें रखी जाए इस संघर्ष में, क्योंकि उनकी मांगें हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट के विरोध में होंगी और वो इंडस्ट्रियलिस्ट और रिच पीजेंट्स का साथ खोना नहीं चाहते थे कांग्रेस के लोग। It felt that this would alienate industrialists and divide the anti-imperial forces। तो ये सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो, अगर हम वर्कर्स की डिमांडें अपने इसमें रख ले तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हमसे डिवाइड हो जाएंगे। तो इसीलिए वर्कर्स की मांगें नहीं पूरी की जा रही थी, उनकी डिमांड्स नहीं रखी जा रही थी इस आंदोलन में। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन्स। और जो दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट में, इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी भाग लिया। ड्यूरिंग गांधी साल्ट मार्च, तो गांधी जी नमक यात्रा के दौरान थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम। तो हज़ारों महिलाएं गांधी जी के पास आई और उनको सुनी। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्च, और इस प्रोटेस्ट मार्च में उन्होंने शामिल हुआ। मैन्युफैक्चर साल्ट, नमक बनाए। एंड पिक्टेड फॉरेन क्लॉथ्स को पिक्टेड किया गया। एंड लिक्वर शॉप्स, मैनी वेंट टू जेल, बहुत सारी महिलाएं जेल भेजी गई। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज, इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स हाउस होल्ड। तो ये जो महिलाएं इस आंदोलन में पार्टिसिपेट हुई थी, तो जो अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों में ये महिलाएं हाई कास्ट फैमिली से बिलोंग करती थी, मीन्स उच्च जातीय परिवारों से बिलोंग करती थी। और रूरल एरिया में दे केम फ्रॉम रिच पीजेंट्स, और जो गांव देहात के क्षेत्रों में ये जो धनी किसान के घरों से ये महिलाएं थी। मूव्ड बाय गांधी जीज कॉल दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज द सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। मूव्ड बाय गांधी कॉल, तो गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित होकर के ये लोग भी अपने देश को सेवा देना चाहती थी। इनका मानना था कि दे बिगेन टू सी सर्विस टू द नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। तो मतलब देश की सेवा करना ये महिलाओं का एक पवित्र कर्तव्य है। यस, एट दिस इंक्रीज्ड पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंज इन द वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज्ड। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि महिलाओं के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। इसकी वजह से गांधी जी वाज कन्विंस्ड डेट, गांधी जी ने क्या तर्क किया, क्या कहा, डेट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड अर्थ। गांधी जी ने महिलाओं को डिस्करेज कर दिया और गांधी जी ने कहा
कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड अर्थ। महिलाओं का क्या कर्तव्य है? महिलाओं का ये कर्तव्य है कि वो घर चलाएं, घर की देखभाल करें और चूल्हा चौका देखें, हर्थ। बी गुड मदर, अच्छी माता बनो, एंड गुड वाइफ, और अच्छी पत्नी करो। तो इन शब्दों से महिलाओं को गांधी जी के द्वारा डिस्करेज किया गया और गांधी जी ने यही कन्विंस्ड किया। गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ। हर्थ मीन्स चूल्हा चौका। टू बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स, एंड for a long time the Congress was reluctant to allow women to hold any position of authority within the organization। तो लंबे समय तक कांग्रेस जो है किसी भी महिला को उच्च पदों पर रखने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से इट वाज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बोलिक प्रेजेंस, खाली इनकी सिम्बोलिक प्रेजेंस ही वो चाहती थी। मीन्स कांग्रेस गवर्नमेंट जो है महिलाओं को उच्च पदों पर रखना नहीं चाहता था, खाली इनकी उपस्थिति ही चाहता था। थैंक यू।